ગુજરાત ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. ત્રણેય પાર્ટીઓ પૂરી તાકાત લગાવી રહી છે કે પ્રજાની વચ્ચે જઈને કઈ રીતે જનાદેશ પોતાના તરફી કરી શકાય. ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત કરીએ, 27 વર્ષથી અહીં સરકાર છે અને ભાજપની સ્ટ્રેટેજી કેવી રહેશે તે વિષય પર વાત કરવા માટે આપણી સાથે ભારતીय जनता पार्टी ना राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ा है. सुधांशु जी, आपका स्वागत है. सबसे पहला सवाल ये कि जब आप चुनावी दौरे पे आते हैं, आप पहले भी आए हुए हैं, पहले के चुनावों में भी आए हुए हैं, इस बार क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि चैलेंजेस है जो हर बार होती है, उस पर हम बात भी करेंगे. रणनीति क्या है? देखिए, चुनाव हमारा इस समय मुख्यतः 3 बिंदुओं के ऊपर है. पहला, विकास के जो कार्य विगत 27 वर्षों में हुए, विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, गुजरात विकास में एक अलग पैमाने पे गया. उस जमाने में हमारा जीडीपी 99,000 करोड़ रुपए होता था, आज 20 लाख के आसपास है, यानी 20 गुने की बढ़ोतरी 20 वर्षों में. दूसरा, जो गरीब वर्ग है उसके लिए कल्याणकारी योजना है, चाहे आदिवासी समाज के लिए हो या गरीब और वंचित के लिए. और तीसरा, गुजरात का गौरव. तो विकास, गुजरात का गौरव और जन कल्याण. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार जहां पर चुनाव हर 5 साल में जब होते हैं, इस बार जब 3 पार्टियां जोर लगा रही है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस जो है वो ज़्यादा है क्योंकि लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं और सभाओं में, रैलियों में दिख भी रहे हैं? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि 3 पार्टियां हैं. पार्टी हमारे समक्ष मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है. एक दल हो या 2 दल हो, हमारे लिए वो मायने नहीं रखता. हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से गुजरात को विकास की उन ऊंचाइयों पर ले जाया जाए जो इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल में भारत के विकास में गुजरात अग्रणी भूमिका में दिखाई पड़े. हाँ, जहाँ तक दलों की बात कहें तो सभी दल अपने अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में हैं. आज जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र रिलीज़ किया, उन्होंने कई सारी बातें बोली. जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं उन लोगों को रेगुलर करने की बात की, साथ में उन्होंने सरदार पटेल पर भी फोकस किया. ये सारे मुद्दे, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 27 सालों में जो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा है गुजरात में, उस पर बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए हैं पर अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हो पाया, इसी वजह से विपक्षी दल हमेशा से 27 साल वाली सरकार पर प्रहार करते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति में विश्वसनीयता की संकट की प्रतीक, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की प्रतीक, और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता की प्रतीक. क्यों? हम जो कहते हैं वो करते हैं, और वो जो कहते हैं वो कभी नहीं करते. उदाहरण के लिए हम अगर पूछें कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, 2004 से लेके 2022 तक 18 वर्षों में अनेक राज्यों में रही उनकी सरकार, कितनी जगह लागू कर दी. अब अचानक याद आ रहा है. आप सत्ता में रहेंगे तब नहीं करेंगे. 10 वर्ष तो 4 से 14 तक तो केंद्र में भी आपकी सरकार रही. अब वो राजस्थान मॉडल की बात कर रहे हैं, राजस्थान में लागू किया, इसकी वजह से वो बता रहे हैं. तो मैं पूछ रहा हूँ, जब आपको लगा कि जमीन पूरी तरीके से खिसक गई आपके हाथ से, जब केंद्र और प्रदेश दोनों में सरकारें थी, कितनी सरकार, पंजाब में लागू क्यों नहीं किया? देखिए, एक नोटिसेबल बात ये थी कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो मैनिफेस्टो में भी बता रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लिस्ट में वो है पॉइंट कि वो सरकार में आते ही उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम वापस करेंगे. इस पर क्या कहेंगे? सरदार पटेल के बारे में बोलने का क्या कोई नैतिक अधिकार कांग्रेस को है? हम पूछना चाहते हैं, शायद लोगों को नहीं ध्यान हो. उस घटना का मैं थोड़ा स्पष्ट विवरण बता देना चाहता हूं. सितंबर 1946 में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनी थी. नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2 सितंबर 1946 में बने थे. और जब अगस्त 46 में इस विषय पर विचार विमर्श हुआ तो सभी प्रदेश कमेटियों से कहा गया कि वो अपना अपना नाम भेजें कि वो किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनने. तो एक कमेटी ने पट्टाभी सीतारमैया का नाम, 1 या 2 कमेटी ने कृपलानी का नाम भेजा, और शेष सभी कमेटियों ने एक मत से सरदार पटेल का नाम भेजा. और नेहरू जी का नाम कितनों ने भेजा? 0, 0 वोट पे प्रधानमंत्री बनते किसी को देखा है? सरदार साहब की क्या स्टेटस था, क्या उनका ड्यू था? मैं कहूंगा गुजरात को भी क्या मिलना था और क्या हुआ? पर देखिए ना, अब आप उसके बाद देखिए, सरदार साहब की मृत्यु के बाद 1950 के बाद पूछिए किसी कांग्रेस वाले से, 1960 में गुजरात बनने से पहले कौन सी योजना? क्योंकि आप वो बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जैसे सरदार साहब की डॉटर मनीबेन पटेल
2 बार उनको लोकसभा जिताया, 2 बार वो लोकसभा सांसद रही और उसके बाद हारने के बाद राज्यसभा में भी कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया। तो जब तथ्यों की हम बात करते, इतिहास की बात करते, तो उनकी बेटी 15 साल तक सांसद रही है और नेहरू जी की लीडरशिप में भी रही है। देखिए, हम यह बात कहना चाहते हैं, गांधी जी के कितने लोगों को दिया, गांधी जी के परिवार के, तो परिवार का विषय नहीं है। विषय यह है कि सरदार साहब जिन विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे, उन विचारों का क्या हुआ। जब आप सरदार पटेल की बात करते हैं, साथ में वो हिंदुत्व की बात भी आती है, क्योंकि मंदिरों की बात आती है। अब क्योंकि ये सवाल मुझे अभी ये पूछना जायज़ है कि जैसे कि आम आदमी पार्टी अभी वो बता रही है कि नोटों पर, जब अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए, पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की पिच पर वो खेल रही है ना, क्योंकि हिंदुत्व की बात कर रही है और उससे गुजरात में कहीं ना कहीं मानो के ना मानो पर असर होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हिंदुत्व का बीजेपी भी वापस वही मोड़ पर आ रही है और आम आदमी पार्टी भी वही ग्राउंड पर खेल रही है, तो फिर विकास के मुद्दों का, लोगों से जो लगे हुए मुद्दे हैं, जहां पर रोजगार है, जहां पर महंगाई है, वो मुद्दे से भटकने वाली बात हो जाती है। देखिए, मैं इस मुद्दे पे आपके प्रश्न के 3 डायमेंशन पे जवाब देना चाहूँगा। पहला तो जो केजरीवाल जी बोलते हैं, तो हमें देख के एक विचित्र अनुभव होता है, कितना बदलाव आ गया भारत की राजनीति में। अरे चुनाव के लिए यही सही तो बोलने लगे। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव जी को सपने में भगवान नजर आने लगे, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल जी को नोट पर भगवान का स्थान नजर आने लगा। क्यों? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, चूंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। अब इसका दूसरा उत्तर देता हूं। जो लोग, दूसरे डायमेंशन का, ये कथनी और करनी में जो भेद है या जो दो मुहा चरित्र है, आम आदमी पार्टी उसी की तो प्रतीक है। आज अगर वो याद करिए उस दिन का सुबह का ट्वीट केजरीवाल जी का कि मैं 11 बजे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और विषय था कि मैं नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो। तो विषय कौन लाया, हम या वो? अब हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, यदि उनके मन में इतनी आस्था है, इतना सम्मान है, तो नोट पर साइन किसके होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर में। यानी अगर नोट के प्रारूप में कोई चेंज होना है तो तकनीकी दृष्टि से रिजर्व बैंक करेगा, भारत सरकार उसे सुझाव दे सकती है, भारत सरकार उसको परस्यू कर सकती है, सीधे कानूनी दृष्टि से भारत सरकार के आधार हाथ में नहीं है। मगर आम आदमी पार्टी जिस दिल्ली मॉडल की बात करती है और शिक्षा के नाम का ढोंग और ढिंडोरा करती है, वो तो उनके अधिकार में है। पूछिए अपनी पाठ्य पुस्तकों में क ख गा में गा से गणेश पढ़ाते हैं क्या? मतलब पुस्तक में आप गा से गणेश नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाना चाहिए जो आपके हाथ में। बिल्कुल, शिशु मंदिरों में पढ़ाया जाता था। मुझे याद है बचपन में हम शाखा जाते थे तो सुनने में आया था कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने तो ये कहा था, गा से गमला पढ़ाएंगे और घा से घोड़ा और गा से गधा भी पढ़ा सकते हैं, पर गा से गणेश नहीं, क्योंकि गणेश से उनको लगता सांप्रदायिक वातावरण बन जाता। चलिए, आपने भी एक डिमांड रख दी उनके प्रति, पर मैं अभी बात कर रहा हूं दूसरी पार्टी AIMIM जो है, क्योंकि पिछले दिनों जब ओवैसी साहब से बात हो रही थी, तब भी उन्होंने केजरीवाल जी पर अलग से प्रहार किया और भाजपा पे भी किया। हमेशा ये आरोप यहां पर अभी नया नया शुरू भी हुआ है, क्या AIMIM बीजेपी की बी टीम है, जहां पर जाती है वोट काटती है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये बोल रहे हैं कि तो बीजेपी ने खड़ा किया, उत्तर प्रदेश में भी वो किया, बिहार में भी वो किया, गुजरात में भी वो कर रहे हैं। अभी गुजरात में आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है, तो किसका वोट काट रही है? कांग्रेस का। तो क्या कहा जाए? अब जो आपने A और B टीम की बात कही, तो मैं बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को पहली बार सत्ता में कौन लाया? कांग्रेस। MIM को सत्ता में पहली बार कौन लाया? अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन में MIM शामिल थी, और ये वो दौर था जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो घटिया वाला बयान दिया था। अब आप ये बताइए, आप कहते हैं ये किसकी टीम है? धारा 370 पे तीनों एक साथ, MIM, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक साथ, CA पर तीनों एक साथ, राम मंदिर के मुद्दे पर तीनों एक साथ, मुस्लिमों को सब्सिडी देनी हो तो तीनों एक साथ, मौलवियों को तनख्वाह देनी हो तो तीनों एक साथ। गजब की तो कव्वाली और जुगलबंदी है, और उसके बाद कह रहे हैं टीम हमारी है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि कट्टर सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए इन सब पार्टियों में एक जवाबी कव्वाली चल रही है, और हर गायक ये दिखाना चाह रहा है कि मेरा सुर ज्यादा ऊंचा है, और इसलिए वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 2 मामले गुजरात के हैं,
क्योंकि दोनों को मैं एक साथ ले रहा हूँ। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कमेटी रचने की बात हुई, और उसी के साथ जो द्वारका में डिमोलिशन हुआ जहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के लोग ज़्यादा है, तो ये एक बात ऐसे उठी कि एक धर्म को टारगेट करके उसको उसके बदले राजनीति कर रही है सरकार। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देखिए, आदिवासियों को भी खुद के अलग के नियम है, रूल है, तो एक धर्म की बात क्यों, उसको लेकर राजनीति या उसको लेकर ज्यादा एग्रेसिव सरकार क्यों? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, पहली बात किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष में होने की बात ही नहीं थी। ये तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों में कह चुका है कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और आपको पता है कि इस देश में एक राज्य है जहां 60 वर्षों से समान नागरिक संहिता है, वो है गोवा, और जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है, तो वहां की तो माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं है। ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्रिश्चियन को प्रॉब्लम नहीं है, बौद्ध को प्रॉब्लम नहीं है, सिख को प्रॉब्लम नहीं है, जैन को प्रॉब्लम नहीं है, पारसी को प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मात्रा में जो यहूदी हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही को क्यों प्रॉब्लम है? उसका कारण है, उसका कारण जानते क्या है? कि वो MIM के नेताओं के बयान कोट करके कह रहा हूं, जो ये कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, वो हुकूमत का जो जमाल है वो बरकरार रहना चाहिए, और वो अगर जाता हुआ दिखता है तो उसका मलाल दिखता है। क्योंकि एक किसी को वर्ग को यह चाहिए कि वो एक्सक्लूसिव राइट उसको चाहिए, एक्सक्लूसिव वीटो चाहिए। अब जब हम बात गुजरात चुनाव की करें तो एक चीज़ ये भी है कि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि जो पहले नहीं होता था, बीजेपी में टिकट देने के बाद बहुत सारी सीट ऐसी है जहां पर ओवरऑल एक असंतोष दिख रहा है। प्रहार करने वाले विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि जो पुराना इंजन था वो फेल हो गया है, तभी सारे पुराने इंजन बदले गए हैं, और यही तो भारतीय जनता पार्टी की साइकोलॉजिकल हार है इस चुनाव में। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित और विचारधारा प्रेरित संगठन है, जो समय समय पर दायित्वों का परिवर्तन कार्यकर्ताओं के लिए करती रहती है, और उसके अनुसार हमारा नया नेतृत्व उभरता रहता है। चूंकि बाकी नेता आधारित हैं, बाकी दल जो हैं, कांग्रेस पार्टी लीडर आधारित और विचारधारा विहीन है। विचारधारा कोई नहीं, सत्ता के लिए जिस भी तरह लेफ्ट जाना हो लेफ्ट चले जाएंगे, राइट जाना हो राइट चले जाएंगे, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे 2001 में, उसी के आसपास के 2-3 वर्ष देखिए, उसी समय उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय के कुछ समय के बाद उमा भारती जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, वसुंधरा जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक परिवर्तन हुआ था स्वाभाविक। और चले जाइए उससे 10-15 साल पहले, 1990 में जब मोदी जी राष्ट्रीय सचिव बने थे, यानी केंद्रीय राजनीति में आए थे भारतीय जनता पार्टी में, उसी ज़माने में प्रमोद महाजन जी आए थे, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, ये लोग आए थे। तो एक सहज स्वाभाविक परिवर्तन की प्रक्रिया है संगठन में, जिसको जो लोग नहीं समझ पाते वो इस दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, तो ये उनकी दृष्टि का दोष है। चलिए, आखिरी सवाल ये कि जब आप इतना घूम रहे गुजरात में, लोगों से मिल रहे हैं, 182 में से जब मोदी साहब थे तब 126-127 के आसपास जो हाईएस्ट जो उन्होंने सीट अचीव की थी, इस बार कितनी आ रही है? जब आप ऐसा बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक होगा, तो रिकॉर्ड ब्रेक मतलब कितना? देखिए, मेरा ये मानना है कि पिछले सभी कीर्तिमानों को तोड़ते हुए गुजरात की जनता, इसलिए उसका कारण भी है कि भाई अमृत काल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इतिहास ने जब जब करवट ली है, गुजरात ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या इस समय में जब गुजरात के एक सपूत के नेतृत्व में ही भारत आगे बढ़ रहा है, तो सिर्फ भूमिका निभा के रह जाएगा ना, वो अग्रणी भूमिका निभाएगा, फोर फ्रंट पर दिखाई पड़ेगा। तो मानवीय बात है, अपने पूर्ववर्ती सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए एक नया कीर्तिमान इन चुनावों में गुजरात की जनता भाजपा के पक्ष में जनादेश देकर दिखाएगी। चलिए सुधांशु जी, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो જે રીતે તેઓ કહી રહ્યા છે, પરંતુ આખરી નિર્ણય જનતાનો રહેશે અને 8મી ડિસેમ્બરે તારીખ હશે કે જ્યારે ખ્યાલ આવશે કે આખરે જનાદેશ કોના તરફી રહે છે। આ જંગ જે છે તે પરિવર્તન વર્સેસ પુનરાવર્તનની છે। અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ। નમસ્કાર।